गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हमने भौतिक विज्ञान की सेकंड बुक में 5 चैप्टर कंप्लीट किए। अब हम फर्स्ट बुक के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी और इस स्थिर वैद्युतिकी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे अपन। मैं आपको क्रमबद्ध इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, उसके बाद में क्या क्या इसमें पढ़ेंगे वो बताऊंगा। पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे, इसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज, CHARG चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश व क्षेत्र, विद्युत आवेश व क्षेत्र पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश व क्षेत्र। तीसरा पढ़ेंगे हम विद्युत विभव पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारिता पढ़ेंगे। इससे पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे विद्युत आवेश व क्षेत्र पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे विद्युत विभव पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारिता पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पहले बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और किसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रो स्थिर में स्थिर रहता है, वैद्युतिकी मतलब आवेश, तो स्थिर आवेश, इसको हम संधि विच्छेद करें तो कह सकते हैं स्थिर आवेश, ठीक है। ये कहें कि जिस विज्ञान में या जिस भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में स्थिर आवेश के बारे में या उनसे उत्पन्न जो गुण होते हैं उन गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि इस कंप्लीट पूरी यूनिट में हम पढ़ेंगे कि स्थिर आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, स्थिर आवेश क्या होता है, किस तरीके से स्थिर वैद्युतिकी उत्पन्न होती है, और जब इसे हम चार्ज में बदलते हैं, आवेश में होता है ये, तो किस तरीके से कार्य करता है। इस स्थिर वैद्युतिकी की शुरुआत हम करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड व चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज से करते हैं, विद्युत आवेश व क्षेत्र से करते हैं। हम बेसिक तौर पे ये पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है, किसे कहते हैं विद्युत आवेश, किस तरीके से होता है विद्युत आवेश। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का प्रवाह होगा तो वह कौन सी वैद्युतिकी होगी, स्थिर वैद्युतिकी होगी या
गति वैद्युत की होगी। जब भी आवेश हमने पढ़ा है 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के सापेक्ष गति करता है तो उसे धारा कहते हैं। गति कर रहा है, स्थिर नहीं है, तो कौन सा हो गया? गतिक भौतिकी हो गया, गतिक विद्युत हो गया। और उसका हम पढ़ेंगे अगली यूनिट में पढ़ेंगे। इस यूनिट में केवल और केवल स्थिर आवेश के बारे में बातें करेंगे। अब इस यूनिट में इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है आवेश, चार्ज। आवेश क्या होता है? चार्ज किसे कहते हैं? दूसरा आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तीसरा हम कहेंगे, बात करेंगे, चार्ज आ गया, टाइप्स ऑफ चार्ज आ गया, हम करेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक तौर पर बताएं तो विद्युत दर्शी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें आवेश के गुण, और फिर पढ़ेंगे अपन इसमें आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक आगे हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। फिर पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। फिर पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं। फिर पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। और फिर पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। और फिर पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अक्ष, निरक्ष व थीटा कोण पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। और फिर पढ़ेंगे अब इसमें बल व बलाघूर्ण। बल व बलाघूर्ण
तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पॉइंटों में जो चैप्टर नंबर पहला है विद्युत क्षेत्र व आवेश, उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन करता हुआ चलूंगा और फिर इसके पश्चात इस चैप्टर को कंप्लीटली क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास में चार्ज। चार्ज क्या होता है, किसे कहते हैं, चार्ज क्या है। सपोज दैट हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में दो मार्कर हैं, दोनों वस्तुएं हैं। ये दोनों वस्तुएं फिलहाल क्या हैं, नजदीक ले जाते हैं तो भी कोई क्रिया नहीं करते, दूर लेके जाते हैं तो भी कोई क्रिया नहीं करते। यानी कि दोनों मार्करों के, दोनों वस्तुओं के गुण क्या होते हैं, समान है। जब इन दोनों मार्करों में एक वस्तु में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के कुछ समय पश्चात इनमें एक गुण उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। उस उत्पन्न अभिलाक्षणिक गुण के कारण ये दोनों मार्कर, दोनों वस्तुएं पहले की तुलना में अलग व्यवहार करने लगेंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। तो टोटली फाइनली मैं ये कह सकता हूं क्या कि आवेश किसी वस्तु का एक अभिलाक्षणिक गुण है। आवेश क्या है, एक वस्तु का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है जो कुछ समय पश्चात जब क्रिया होती है तो उसमें उत्पन्न होता है और वो सामान्य से अलग व्यवहार करने लगती है। उसे क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। समझ में आया? उसे क्या कह दिया हमने, चार्ज कह दिया, आवेश कह दिया। आपकी बुक में ये दे रखा है कि बाल्ट्रिल्स नामक कोई वैज्ञानिक था। उस थ्रिल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या लिया कि एक ऊनी कपड़ा लिया और उस ऊनी कपड़े पर जो बाल्टिक सागर के किनारे, जो जिसे हम कहते हैं शैवाल, जिसे हम क्या कहते हैं, शैवाल, जब तक इस ऊनी कपड़े को इस शैवाल से नहीं रगड़ते थे तब तक ऊनी कपड़ा एक सामान्य व्यवहार करता था। जैसे ही थ्रिल्स नामक वैज्ञानिक ने इस ऊनी कपड़े से इस शैवाल को रगड़ा तो रगड़ने के पश्चात यह ऊनी कपड़ा सामान्य से अलग व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है, जिससे इसके इस गुण के कारण थ्रिल्स ने यह कहा कि यह ऊनी कपड़ा क्या हो गया, आवेशित हो गया। इस आवेशित होने के कारण उसने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। उसने देखा कि इस शैवाल, जिसे यूनानी भाषा में बोलते हैं एम्बर, क्या बोलते हैं, एम्बर बोलते हैं। जब इस एम्बर नामक पदार्थ से इसको रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात यह ऊनी कपड़ा हल्के द्रव्यमान युक्त मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर, इनको अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। जबकि पहले कुछ भी नहीं कर रहा था तो उसमें ये गुण उत्पन्न हुआ नहीं हुआ आकर्षित करने का। तो इस एम्बर को उसने क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना। उसने क्या कहा कि इस शैवाल में, इस एम्बर में ऐसा कुछ न कुछ है जिसके द्वारा ऊनी कपड़े को रगड़ा जाता है तो वह ऊनी कपड़ा सामान्य से क्या करता है, व्यवहार, अलग व्यवहार करता है।
उस सामान्य गुण को उसने क्या कह दिया, आवेश कह दिया। उसका प्रकटन करने का तरीका अलग था, बट दोनों का तरीका एक ही हम कह सकते हैं। जो हमने कहा कि आवेश किसी वस्तु का वह अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार करती है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब ये आवेश जो राशि होती है वो एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इस आवेश के मात्रक में अगले टॉपिक में बताऊंगा, मैंने टॉपिक लिख रखा है। मैंने बता दिया कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह सामान्य से क्या करती है, अलग व्यवहार करती है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि होती है। अगला टॉपिक है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला कहेंगे हम धनात्मक आवेश कहेंगे, जिसे कहते हैं पॉजिटिव, और दूसरा कहेंगे हम ऋणात्मक आवेश कहेंगे, जिसे हम कहेंगे नेगेटिव। जो धनात्मक आवेश होता है उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है। द्रव्यमान में कमी, कितनी की कमी, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान, और इसकी द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और कितने के समान होगी, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ही क्या होगी, वृद्धि होगी। तो टोटली हम ये कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश जब भी होगा तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, हमने दो वस्तुएं मान ली, एक ए और दूसरी क्या माने, बी। जब ए से बी में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो ए तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और बी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ए के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी, और बी के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कितने की वृद्धि, कमी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से वस्तु बी की ओर गमन करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या होगी, कमी और वृद्धि होगी। तो आवेश क्या है, एक अभिलाक्षणिक गुण है जिसके द्वारा वस्तु सामान्य से क्या करती है, अलग व्यवहार करती है। यह अदिश राशि होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, द्रव्यमान में कमी होती है, जबकि ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है, और कमी और वृद्धि द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होती है। समझ में आया? अगला देखो, आवेशन की विधियां। मुख्यतः आवेशन की जो विधियां होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा। स्पर्श भी कहते हैं, चालन भी कह सकते हैं, चालन द्वारा। और तीसरा प्रेरण द्वारा। पहला घर्षण द्वारा, हमने सभी में 11th क्लास में पढ़ा है घर्षण बल। और घर्षण बल में हमने ये पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक वस्तु संपर्कित होती हैं और आपस में रगड़ा जाता है तो उनकी संपर्कित सतह जो होती हैं, उन संपर्कित सतहों के मध्य क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो किसी भी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी दूसरी वस्तु पर होगा, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जिस वस्तु पर होगा, जिस वस्तु से होगा वो पॉजिटिव होगी, और जिस वस्तु पर होगा वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब
एबेनेट की छड़ और रेशमी कपड़े को रगड़ते हैं तो एबेनेट की छड़ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण रेशमी कपड़े में हो जाता है, जिससे एबेनेट की छड़ पॉजिटिव और रेशमी कपड़ा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। दूसरा है चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या किसे कहेंगे? चालन द्वारा कि जब किसी एक आवेशित वस्तु के समीप दूसरी अनावेशित वस्तु के समीप, ऐसे कहें कि एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के समान आवेश से क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। उसे ही क्या कहते हैं मन? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। ये आवेशित वस्तु है, ये क्या है, अनावेशित वस्तु है। हम इन दोनों को नजदीक लेकर के आएंगे और कुछ समय पश्चात इनको अलग अलग करते हैं तो दोनों वस्तुएं समान आवेशित हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को लाया जाता है तो एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा दूसरे वस्तु पर हो जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं समान आवेशित हो जाती हैं। ठीक है। तीसरा प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या होता है कि किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में बिना लाए, किसी भी आवेशित वस्तु के अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए आवेशित करने की जो विधि होती है उसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। दो वस्तुएं लेंगे और दोनों वस्तुओं में एक जो वस्तु होगी आवेशित होगी, दूसरी क्या होगी, अनावेशित होगी, लेकिन दोनों वस्तुओं को कभी संपर्कित नहीं करवाएंगे, दूर दूर रखेंगे, दूरी सीमित रहेगी, तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित वस्तु के समान क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा विधि कहते हैं। तो आवेशन की विधि कितनी हो गई, 3 हो गई। ये तो कौन सी हो गई, घर्षण द्वारा हो गई, दूसरी चालन द्वारा हो गई, तीसरी प्रेरण द्वारा हो गई। ठीक है। अगला टॉपिक है विद्युतदर्शी। जो विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है, और कैसा उपकरण होता है, ये एक कांच की बोतल होती है। इस कांच की बोतल में एक धात्विक रॉड लगी होती है, इलेक्ट्रिकल रॉड लगी होती है, और उस इलेक्ट्रिकल रॉड के उससे ऐसे धात्विक कांच का जार होता है। इस कांच के धात्विक जार में यहां पर एक इलेक्ट्रिकल रॉड लगी होती है, और इस इलेक्ट्रिकल रॉड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। इसके एक सिरे पर स्वर्ण पन्नी लगी होती है, अब इसके यहां पर क्या होती है, कुंडली होती है, क्रोड होती है। ठीक है। जब इस कुंडली या क्रोड के समीप किसी आवश्यक वस्तु को नजदीक लेकर के आते हैं तो ये जो स्वर्ण पन्नी है, इस स्वर्ण पन्नी में क्या होता है, फैलाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही इस आवश्यक वस्तु को इस धात्विक क्रोड के समीप लेकर के आएंगे तो इस स्वर्ण पन्नी में क्या होगा, फैलाव उत्पन्न होगा। जब ये फैलाव उत्पन्न होगा तो हम देखेंगे कि इस जो धात्विक रॉड है
इसमें और इसमें दोनों में आवेश क्या है, समान है। जैसे इसको दूर लेके जाएंगे तो वापस ये अपनी स्थिति में आ जाएगी, सिकुड़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत दर्शी कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आवेश के गुण। आवेश के गुण देखो, पहला गुण तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसे कह दें कि आवेश एक संरक्षित राशि है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा ये कहें कि जिस वस्तु से जितनी संख्या में आवेश स्थानांतरित होते हैं और दूसरी वस्तु पर जितनी संख्या में आवेश ग्रहण करते हैं, उस पहली वस्तु में उतनी संख्या में क्या हो जाएगी, द्रव्यमान में कमी होगी, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं। फैराडे भी होता है और ESU भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कहते हैं इसको। ठीक है, इनमें संबंध हम नोट्स में करवाएंगे, साथ में अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, आगे है कूलाम का नियम। किसे कहते हैं, कूलाम का नियम। हमने क्या लिए, दो बिंदुवत आवेश ले लिए, एक Q1 और एक Q2 है। ये किसी निर्वात में स्थित है, माध्यम में नहीं है। हमें मान के चलना कि निर्वात में स्थित बिंदुवत दो समान प्रकृति के आवेश, या ऐसे कहें समान परिमाण के आवेश, अल्पतम दूरी कितनी पर हो, r पर हो, तो हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम करवाया था 11th क्लास में। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों निर्वात में अल्पतम दूरी पर, निर्वात में अल्पतम दूरी पर स्थित दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों बिंदुवत आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के, उनके मध्य अल्पतम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारे पास दो समीकरण बन गई और दोनों समीकरणों से हमने देखा कि विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों बिंदुवत आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो गया और उनके मध्य अल्पतम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इन दोनों समीकरण से हमने क्या बना लिया, एक नया समीकरण बनाया और उसमें हमने लिख दिया F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस समानुपाती चिन्ह को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, तो क्या बन गया ये F बराबर K गुणा Q1 गुणा Q2 बटे R स्क्वायर। जहां K क्या है, लिखेंगे जहां K एक नियतांक है जिसे कूलामीय नियतांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कूलामीय नियतांक कहते हैं। इस कूलामीय नियतांक का जो मान होता है
वो होता है मैथमेटिकली मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, और मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका जो मैथमेटिकली मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका एक मान ऐसे लिख सकते हैं अपन, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान कितना हो गया, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कूलम का नियम होता है। इसके विमीय सूत्र, विमीय समीकरण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर कूलम के सदिश का निरूपण, इसका हम सदिश निरूपण जब हम करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य जब वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्यरत होता है तो उस दौरान कार्यरत बल की दिशा और उनकी स्थिति सदिश दोनों संरेखीय है, समान दिशा में या विपरीत दिशा में। उससे हम क्या करते हैं, सदिश निरूपण करते हैं। फिर होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हमने 11th क्लास में ये पढ़ा है कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें किन्हीं एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं और उस बिंदु से नई तरंग संचरित होती हैं, तो नई तरंग का आयाम अध्यारोपित तरंगों के